एक बार की बात है, एक बच्चा था जो बहुत दुखी रहता था। क्यों ऐसा है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता? मैं हर काम खुद कैसे कर सकता हूँ? तभी उस बच्चे को उदास देख एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो और कोई नहीं, खुद गॉड की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें हर वो चीज़ तुम्हारे ही अंदर दी है जिससे कि तुम अपने सारे काम खुद करने के लायक हो। तुम्हें सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सच? उसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो गॉड ने पूछा, हाँ, क्या तुम जानना चाहोगे? तो इस पर उस बच्चे ने गॉड से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे ये सब जानना है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो भगवान जी ने उसको ये सब एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो देखो बेटा, सबसे पहले किसी के लिए भी जरूरी होता है कि वो खाना खाए ताकि उसको एनर्जी मिल सके। और तुम ये जो खाना इधर उधर ढूंढते फिरते हो, उसके लिए तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्लोरोप्लास्ट दिया है। हाँ, तुम्हारे अंदर ये जो मशीनरी है, ये तुम्हें खाना बनाकर दे सकती है। और खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है। खाना खाने के साथ में उस खाने में जो भी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको उससे निकालने की भी क्षमता होनी चाहिए, और ये भी तुम्हारे पास है। तो तुम्हें एनर्जी के लिए किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम खुद बना सकते हो। और कभी खाना ज़्यादा हो जाए तो भी इसके लिए मैंने तुम्हारे पास में एक जगह दी है, एक स्टोर हाउस दिया है, जिसको कि मैं वैक्यूल कहूँगा। और ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम किसी भी चीज़ को जो तुम्हारी बच जाए वो फेंको नहीं, वो अपने ही पास रख सको। और तो और, मैंने तुम्हें आसपास के खतरों से बचने के लिए तुम्हारे पास डिफेंस सिस्टम भी दिया है। कठोर दीवारें यानी सेल वॉल, जो तुम्हें हार्मफुल केमिकल्स और गर्मी से बचाती हैं। और इसी के साथ है सेल मेम्ब्रेन, जो तुम्हारे अंदर आने जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल भी करती है। इस डिफेंस सिस्टम को अंदर से मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे पास लाइसोसोम्स हैं, जो तुम्हारे अंदर जाने वाले जर्म्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। डिफेंस सिस्टम के साथ है तुम्हारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की प्रोडक्शन यूनिट, जो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और लिपिड्स तुम्हें बनाकर खिलाते हैं। और कोई भले ही तुम्हारी हेल्प करे या नहीं, पर तुम्हारे पास उनकी हेल्प करने के लिए गोल्जी अपैरेटस है, जो तरह तरह के ज़रूरी सामान को बाकी के लोगों तक पास कर सकता है। तो तुम किसी की भी हेल्प कर सकते हो, भले ही तुम्हें कोई हेल्प करे या नहीं। और उसके ऊपर तुम्हें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अपना खुद का पर्सनल मैनेजर है, जो इन सब एक्टिविटीज़ का ध्यान रखता है, जिसको कि हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। तो तुम्हें ये तो एहसास हो गया होगा कि तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हारा न्यूक्लियस तुम्हारे साथ हमेशा होगा। तो अभी तो मैंने तुम्हें बहुत थोड़ा ही कुछ बताया, और अगर जानने की इच्छा हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बच्चा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ, भगवान को थैंक यू किया और अपने बारे में और जानने के लिए निकल पड़ा। तो इस कहानी में आपने बच्चे का नाम तो गेस कर ही लिया होगा। हाँ जी, बिल्कुल, यू गेस्ड इट राइट। इसका नाम था सेल। एंड जो गॉड की वॉइस थी वो कौन थे? इट वॉज द नेचर। द नेचर हैज प्रोवाइडेड सेल विद everything because of which it can survive an independent existence and it can perform all activities of any living organisms. इसीलिए हम सेल को क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर के बारे में, जो कि है क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 5 में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं
कि जिन स्ट्रक्चर्स के नाम अभी हमने इस कहानी के अंदर सुने हैं उनके बारे में और डिटेल्स क्या है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हम मूव करेंगे सेल वॉल, देन वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, then the semi-autonomous organelles that are mitochondria and plastids। इसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और फिर हम अपना डिस्कशन लेकर जाएंगे गोल्जी apparatus पर। एंड लास्ट में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स की। इसके बाद जब ऑर्गेनेल्स का डिस्कशन सब खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे कि हम एक प्लांट और एनिमल सेल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स एंड हाउ दे आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स। और लास्ट में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ एनी सेल। ये एक तरीके से एक सेल की बाउंड्री होती है। एंड इसका फंक्शन क्या है, इसीलिए हम क्या देखते हैं दैट ये प्रोवाइड करती है एक कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं उनके बाहर की सराउंडिंग्स से। तो सेल मेम्ब्रेन इस कंपार्टमेंटलाइजेशन को, इस डिफरेंस ऑफ कंटेंट को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। देन हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। एक सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली किस चीज़ का बना हुआ होता है? इट मेजरली कंटेन्स लिपिड्स, जिसको कि आप कॉमनली फैट्स के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रोटीन्स। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल को हम सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं। अब इस टर्म का मतलब क्या है? सिलेक्टिव यानी कि ये चूजी है इस चीज़ में कि ये अपने आर पार कौन से सब्सटेंसेस को या केमिकल्स को जाना अलाउ करेगा और कौन से सब्सटेंसेस को नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन मेंटेन करके रखता है, इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस परमिएबल नेचर और सेमी परमिएबल नेचर। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन सब्सटेंसेस को किस फिनोमिना के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू अलाउ करता है मूव करना। तो यहाँ पर हमारा है अब नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि डिफ्यूजन जो है वो हम कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल from its higher to lower concentration is said to be diffusion। डिफ्यूजन हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में यानी कि सेल के अक्रॉस भी होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हम गैसेस का एक्सचेंज देखते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ सेल, इट इज़ बाय दिस प्रोसेस ओनली। अब वहीं अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो देखिए क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ किसी भी पार्टिकल की बात नहीं करते, हम यहाँ पर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर की। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड करते हैं इस डेफिनेशन में, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसके अंदर ये मेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिफ्यूजन फिजिकल वर्ल्ड में भी होने वाली प्रोसेस है, बट जो ऑस्मोसिस है इट इज़ कम्प्लीटली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। तो देखिए दो डिफरेंसेस जो मेजरली हमने देखे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, कि यहाँ पर हमने किसी भी पार्टिकल के बारे में लिखा और यहाँ ऑस्मोसिस में हमें ध्यान रखना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर को ही हम ऑस्मोसिस में काउंट करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू बी नोटेड है। यानी कि
अगर वाटर का मूवमेंट किसी भी सरफेस के अक्रॉस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रहा है तो हम उसको डिफ्यूजन ही कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपने बॉइल्ड वाटर छोड़ा हुआ है एक पैन के अंदर, सो वो इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑस्मोसिस। इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होगा, नॉट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑस्मोसिस में वाटर सेल के बाहर जाता है या अंदर आता है, इसके बेसिस पर ऑस्मोसिस को हम 2 टाइप्स का क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए, एक टाइप है जिसको कि हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस and the another type is called as exosmosis. Exo means out and endo means in. Okay, so when the water moves inside the cell, that osmosis will be called as endosmosis, and when the water majorly moves outside the cell, उसको हम exosmosis कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस आखिर किन सिचुएशंस में होता है एक सेल के अंदर। ऑन दैट नोट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं, हालांकि हमने इनको हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है। सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो और वो सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूशंस का इम्पैक्ट होता है हमारे सेल्स के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशंस हो सकते हैं 3 तरीके के। दे कुड बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, नाम तो मिलते जुलते हैं बट जो प्रीफिक्सेस हैं वो अलग अलग है। हाइपो का मतलब और हाइपर का और आइसो का एक सर्टेन मीनिंग होता है, आपको उस मीनिंग को याद रखना है, आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद रखना मुश्किल नहीं लगेगा। हाइपो का हमेशा मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब तो खैर आप जानते होंगे, इट इज ऑलवेज मोर, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। आइसो का मतलब होता है सेम। तो यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है, यानी कि इसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है। और हाइपरटोनिक के अंदर उल्टा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट लेस होता है, ठीक है। एंड आइसोटोनिक के अंदर वाटर का या फिर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज सेम एज इन द सेल। ओके, सो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इन सॉल्यूशंस के इम्पैक्ट के बारे में कि इनका सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। नाउ वी विल सेपरेटली टॉक अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस होता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में, ये इनके अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं वो थोड़ी सी एनिमल्स में लेस रिजिड होती है, सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन एनिमल सेल। तो मैं एनिमल सेल की जो शेप है वो इस तरीके से बना सकती हूँ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इसीलिए कोई हार्ड शेप इसकी नहीं होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन नेचर, आइसोडायामेट्रिक है। नाउ एनिमल सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा तो क्योंकि इस सेल के बाहर पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो वाटर होगा वो मेजरली अंदर की तरफ मूव करेगा। हालांकि थोड़ा बहुत अमाउंट बाहर की तरफ भी जाता है, बट जो मेजर अमाउंट जा रहा होगा वो वाटर की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी। एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑफ साइज, अब देखिए, अगर ये और ज़्यादा वाटर इनटेक करता है, तो क्योंकि हमने अभी देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, डेलिकेट होती है, तो इसी के चलते यानी कि अगर वाटर की मूवमेंट अंदर होती रही तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये जो पर्टिकुलर सेल है ये बर्स्ट हो सकता है। तो अभी तक ये क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ स्वेल हुआ था, अब ये क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि इसको उसके बाहर, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑन एन एनिमल सेल। और इसके अंदर हमने कौन से टाइप की ऑस्मोसिस होते हुए देखी है, क्योंकि वाटर मेजरली अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोस्मोसिस। ओके, नाउ हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, अब एक सेल के साथ में
इसमें क्या होने वाला है, द वाटर इज गोइंग टू एंटर लेस एंड एग्जिट मोर, क्योंकि हमने अभी अभी क्या लिखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कम होता है और सेल के अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि सेल की टेंडेंसी क्या होगी कि उसके अंदर जो ज़्यादा पानी है वो बाहर मूव करेगा। नाउ एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एनिमल सेल, इसकी जो शेप है वो ऐसे श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटोनिक के अंदर एक सेल स्वेल हुआ था, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक, इसका सेल साइज रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड आइसोटोनिक जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, तो एक्चुअली यही पर्टिकुलर जो साइज है वही मेंटेन रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन cell size, and the reason being whatever amount of water will be moving in, the same amount of water will be moving out, तो net gain या net loss कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ ऐड करूँगी, हाइपरटोनिक के अंदर हम वाइस वर्सा एंडोस्मोसिस का उल्टा हम क्या लिखेंगे, इट विल बी एक्सोस्मोसिस, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वाटर मेजरली बाहर मूव कर रहा है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of water concentration and its impact on animal cell। अब हम आगे बात करते हैं प्लांट सेल्स की। तो प्लांट सेल्स के ऊपर इन तरीके के सॉल्यूशंस का क्या इम्पैक्ट है, मैं इन सॉल्यूशंस का दोबारा से यहाँ पर नाम लिख देती हूँ ताकि इन केस अगर आप भूल जाएं। यहाँ पर हमारा चल रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर चल रहा है हाइपरटोनिक, एंड हेयर इट इज आइसोटोनिक। सो प्लांट सेल्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अ प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल को आप सिंपल फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके से एक रिजिड शेप दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और उसके अंदर ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज सेल वॉल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक जहाँ पर पानी ज़्यादा था यानी कि एंडोस्मोसिस हो रही थी, तो वही वाटर को मार्क करने के लिए हम यहाँ पर भी एरोज यूज़ करेंगे। There will be more movement of water inside and less movement of water outside। तो यानी कि overall क्या होने वाला है, a cell will increase in size, but plants के केस में cell size बहुत ज़्यादा increase नहीं होता, it is almost comparable। बस हम ये देखते हैं कि जो सेल वॉल के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होती है अंदर की तरफ वाटर एंटर करने की वजह से, वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हमें दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल द सेल इज ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। और अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होगी, इट विल बी टचिंग द सेल वॉल टू द मैक्सिमम। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर से मैक्सिमम एक्सपैंड हो रखी है और उस एक्सपेंशन की वजह से ऊपर बाहर की तरफ सेल वॉल पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। इस स्टेट को हम कहते हैं कि एक सेल टर्जिड स्टेट में है, बट हम इसको स्वॉलन स्टेट नहीं कह सकते। ठीक है, स्वेलिंग तो हम तब यूज़ करते जब वो बहुत ज़्यादा साइज में इंक्रीज हो जाता। तो आप देखिए जैसे कि आप सोक करते हैं जब सीड्स को, सोकिंग ऑफ ड्राई सीड्स ऑलवेज कॉजेज सम इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द सीड्स, ओवरऑल इंक्रीमेंट होता है। तो वो क्यों है, क्योंकि पहले जो उसके सेल्स थे वो इस तरीके से या तो नॉर्मल, बल्कि ड्राइड सीड्स के अंदर तो वो और श्रिंकन स्टेज में होंगे। तो इसका मतलब यानी कि जब वो वाटर गेन करेंगे तो उनका एक तो मास इंक्रीज होगा क्योंकि वाटर अंदर एंटर कर गया है, और दूसरी चीज़ उनके साथ क्या होने वाली है, द सेल आर गोइंग टू बी टर्जिड। A little bit volume increment will be observed, but that volume increment will not be too large कि एक सेल burst हो जाए। ठीक है, और उसी के साथ में ये सेल बर्स्ट और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, तो वो बर्स्ट नहीं होगा। तो हाइपोटोनिक में भी हम जो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर प्लांट सेल्स के केस में भी लिखेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस ओनली। ठीक है, बट जो इम्पैक्ट डिफरेंट है वो क्या है कि एनिमल सेल की टेंडेंसी है वो बर्स्ट हो सकता है, बट प्लांट सेल की नहीं। नाउ यू मूव टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक के अंदर अब देखिए ये हमारा सेल है, अगर इसका ये साइज है, ठीक है, ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, अगर इसके अंदर अगर इस सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो हम क्या देखेंगे, देयर विल बी मोर मूवमेंट ऑफ वाटर आउट एज कंपेयर टू द मूवमेंट इनसाइड। अब एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, वही सेम जैसा कि हमने हाइपोटोनिक में भी देखा था। ओवरऑल जो सेल साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला, बट हम जस्ट इतना देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द इनर टेंशन
एक पर्टिकुलर सेल वॉल हमें अंदर की तरफ श्रंकन दिखाई देगी और उसके अंदर अगर हम देख पाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो सेल मेम्ब्रेन हैज ड्रॉन अवे फ्रॉम द सेल वॉल टू द सेंटर पार्ट। ओके, इस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ओके, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब है कि जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अंदर की तरफ ड्रॉ हो जाती है, when the cell membrane is drawn towards inside, towards the center of the cell, away from cell wall, that is called as plasmolized cell. इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, आइसोटोनिक के केस में एज वॉज अर्लियर कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी एक प्लांट सेल का साइज है उसका साइज वही रहेगा, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, सो नेट मूवमेंट जो है वो जीरो रहती है इस तरह से। ठीक है, सो आई होप द सॉल्यूशन पार्ट इज क्लियर टू यू। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि बाउंड्री का ही हिस्सा होती है एक सेल के, दैट इज सेल वॉल। अब देखिए, फिर से हम वैसे ही बात करते हैं कि जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में किया था। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेल वॉल? इट इज प्रेजेंट टू द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ऑल सेल्स? नो, इन सम सेल्स। अब ये सम सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इट कुड बी अ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल, अ फंगल सेल। ओके, देन अब बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो जैसा कि हमने अभी सॉल्यूशंस के टाइम पर भी देखा था, दैट दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। इसी के साथ में दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, वाटर कॉन्सेंट्रेशंस एंड हार्मफुल केमिकल्स एज वेल। तो ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। किस चीज़ के बने हुए होते हैं सेल वॉल? तो अब देखिए, हमने जो 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, बैक्टीरियल, प्लांट एंड फंगल सेल्स, इनमें तीनों में अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। प्लांट्स की जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, शायद आप इस नाम को जानते होंगे। एंड फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है एक हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर की, दैट इज कॉल्ड काइटिन। आप इसको चिटिन भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरीके के प्रोनाउंसिएशन में बहुत कॉमनली यूज होता है। नाउ नेचर, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट इज रिजिड। एंड अगर हम सेमी परमिएबल नेचर से कंपेयर करें तो ये पोरस नेचर का होता है, यानी कि ये कंप्लीटली परमिएबल है। बट यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज़रूर होगी कंप्लीटली परमिएबल के साथ में। पोरस का मतलब है पोर्स का प्रेजेंट होना, यानी कि अगर मैं ये सेल वॉल बना रही हूँ और इसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट है, तो उस पोर के साइज़ के अक्रॉस जो भी केमिकल मूव कर सकता होगा, वही पर्टिकुलर केमिकल यहाँ पर पास कर पाएगा। अदरवाइज अगर साइज़ का रिस्ट्रिक्शन है, अगर साइज़ मैचेबल नहीं है, साइज़ केमिकल का ज़्यादा है, तो वो इसके अक्रॉस मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से ये डिफरेंट है बाय बीइंग पोरस इन नेचर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। नाउ वी मूव टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल व्हिच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। साइटो always refers to cell and plasm word is used for fluid, something which can flow. So this is a jelly like substance, or we can say fluid, present within cell membrane. नाउ साइटोप्लाज्म के ही जैसा एक और टर्म आपको कभी कभी मिलेगा, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म के साथ में हम उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज की भी बात कर रहे हैं। ओके, तो जो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की बात करते हैं, पर जब हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं तो हम साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड करते हैं। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। ओके, सो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्पोजिशन क्या है।
साइटोप्लाज्म की, इट कंटेन्स मेजरली वाटर, एक एक्वस मीडियम होता है इसके अंदर। इसके अलावा सिंपल food substances like glucose, amino acids, they may be present in the cytoplasm. There may be certain proteins also present. कोई भी ट्रांसपोर्ट होने वाला सब्सटेंस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, ओके। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सॉल्ट्स। तो आप देखिए, जो अभी इससे पहले हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक सेल की कॉन्सेंट्रेशन क्यों थी? क्योंकि सॉल्वेंट भी है और इतने सारे सॉल्यूट्स भी हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेल ऑलवेज मेंटेन्ड। नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे मेजर पार्ट ऑफ सेल पर, दैट इज द न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल, क्योंकि ये सब कुछ मेंटेन करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। ये इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल। सो न्यूक्लियस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में देख ही रहे होंगे दैट देयर इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि इट विल बी हैविंग एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम बुलाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इट मीन्स द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। विदिन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज द जेनेटिक मटीरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देयर आर वेरियस टर्म्स यूज्ड रिलेटेड टू द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो अलग अलग टर्म्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, एक तो हम सुनते हैं कि डीएनए है, वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये भी सुनते हैं कि एक क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है, ओके। क्रोमैटिन थ्रेड के अलावा हम ये भी सुनते हैं कि एक जीन टर्म होती है, वो भी न्यूक्लियस में ही होती है, और एक क्रोमोसोम टर्म होती है, वो भी न्यूक्लियस में होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है? और जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे टर्म्स हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, डीएनए क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ सिंस इट इज एन एसिड, तो यानी कि ये क्या है? इट इज द केमिकल जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? वो डीएनए का बना हुआ है। अब इस डीएनए की चेन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, छोटे छोटे मोनोमर्स एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो एक थ्रेड फॉर्म में दिखाई देंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन थ्रेड। Now on this chromatin thread there are some regions who control a particular function, ठीक है। So functional segments यानी कि जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करें, उन सेगमेंट्स को क्रोमैटिन थ्रेड पर हम क्या बुलाते हैं? जीन। और क्रोमैटिन थ्रेड जब कॉइल हो जाता है, ठीक है, यानी कि कंडेंस्ड है, या हम कॉइल्ड टर्म यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सो ये डिफरेंसेस हैं, ये सभी एक ही तरीके की चीज़ें हैं, बस अलग अलग फेजेस में पाई जाती हैं। जैसे कि क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं हमेशा एक डिवाइडिंग सेल के अंदर। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। अगर हम एक रेस्टिंग सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्रोमैटिन थ्रेड कैसे दिखाई देगा? एक थ्रेड के फॉर्म में, यानी कि एक फिलामेंटस फॉर्म में, ओके। तो जेनेटिक मटेरियल के ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, समटाइम्स जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बुलाते हैं, ठीक है। आपने इस डायग्राम में भी देखा होगा अभी। तो न्यूक्लियोलस क्या है? ये वो रीजन है जहाँ पर कि राइबोसोम्स
का प्रोडक्शन होता है। अभी राइबोसोम्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो न्यूक्लियोलस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है। राइबोसोम्स आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ओके, अब डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। हम अपने लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं दैट देयर कुड बी आइदर अ प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस पूरी अर्थ पर प्रेजेंट हैं दे मे आइदर बी फॉर्म्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स और दे मे बी आइदर फॉर्म्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आप देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका डिफरेंस पॉइंट नहीं है, मैं आपको टर्म का मीनिंग समझा रही हूँ। एंड यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब देयर विल नॉट बी एनी मेम्ब्रेन और कवरिंग अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, well defined nucleus is present. Now apart from this there are other differences also. The membrane bound organelles, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, are absent in case of prokaryotes, but in case of eukaryotes the membrane bound organelles are present. Okay, then the prokaryotic cells are smaller in size and the eukaryotic cells are comparatively larger in size. और एक लास्ट डिफरेंस के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है दैट इज़ ओनली 1। क्रोमोसोम इज़ 1 इन नंबर एंड यहाँ पर क्रोमोसोम कैन बी मोर देन 1। क्रोमोसोम कैन बी 1, 2, many. There can be more chromosomes present in eukaryotes, but prokaryotic cells के अंदर एक ही क्रोमोसोम हमेशा मिलता है। ठीक है, and location of this chromosome is in the cytoplasm. Chromosome present in cytoplasm, and ये जो रीजन है साइटोप्लाज्म में इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड टर्म हम यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म के उस पार्ट के लिए जहाँ पर कि क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम प्रोकैरियोट का प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इनके केस में तो हमको मालूम ही है द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोट में अगर न्यूक्लियस है तो प्रोकैरियोट के पास क्या है, तो न्यूक्लियस का एनालॉगस टर्म आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, न्यूक्लियोइड। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, जब आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाने के लिए बोला जाए तो आप इजीली उसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे इस तरीके से, उसके अंदर आप एक और कवरिंग बनाएंगे, ये कहलाएगा सेल वॉल। दिस इनर बाउंड्री विल बी कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बना सकते हैं इस तरीके से। एक्चुअली एक सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो आप इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं उसको। दिस विल बी द सिंगल क्रोमोसोम एंड ये जो रीजन है इसको आप मेंशन कर सकते हैं एज न्यूक्लियोइड। ओके, ये जो पार्ट है जहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करने वाले हैं इसको आप मार्क कर सकते हैं एज साइटोप्लाज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज सिंस नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, तो आप कुछ डॉट्स यहाँ पर बना सकते हैं रैंडमली एंड दे कैन बी मार्क्ड एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी एक तरीके की ऑर्गेनेलीज होती हैं बट दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। तो ये भी आप से एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक इकलौती यूनिक ऑर्गेनेली कौन सी होती है, तो वहाँ पर आप राइबोसोम आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज के बारे में।
ये एक कैटेगरी है ऑर्गेनलीज की। इसके अंदर दो तरीके की ऑर्गेनलीज आती हैं, पर पहले हम समझ लेते हैं कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब होता है हाफ, एंड ऑटोनॉमस टर्म इज यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ एनीथिंग। तो यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनली जो कि हाफ इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इंडिपेंडेंस जो आती है वो आती है इस बेसिस पर कि अगर जेनेटिक मटेरियल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनली के पास है तो वो अपना काम खुद कर सकती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सारी की सारी तरीके के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और कुछ प्रोटीन्स बनाने में यानी कि हेल्प कर सकता है। तो सेमी ऑटोनॉमस का यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, दैट दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनलीज पोजेस सम genes and ribosomes of their own. Now since I am writing some, तो यानी कि मतलब क्या हो गया कि जितने भी प्रोटीन्स इनको चाहिए उनको बनाने की सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है, कुछ की ही इंफॉर्मेशन है, और यानी कि बाकियों के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि वो तो सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन रखता ही है अपने पास में। तो सेमी ऑटोनॉमस का आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो इन्हीं दो ऑर्गेनलीज को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे दैट देयर इज वन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर इज एन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है आप देख रहे होंगे इसकी नेचर, ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, फोल्डिंग का फायदा क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है हम आगे बात करेंगे वो इनर मेम्ब्रेन की वजह से होता है। तो इनर मेम्ब्रेन पर अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, दीज फोल्डिंग्स क्या व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ATP production. This is the function of mitochondria. Okay. Now, apart from this, आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक सर्कुलर DNA प्रेजेंट है, यानी कि इस पार्ट में जीन्स प्रेजेंट होंगे, और इसी के अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स भी मेंशन्ड हैं, राइट। एंड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम बुलाते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। So these are some important structural details of mitochondria that you may remember. अब हम चलिए बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन से रिलेटेड हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक कॉमन नेम देते हैं, इसका नाम कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बुलाते हैं, इट इज़ बिकॉज पावर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर कि एनर्जी प्रोडक्शन हो, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर वही जगह है। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रही है वो इस तरीके से नहीं है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको साथ के साथ यूज़ कर लेना होता है, बट एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ ATP। सो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ ATP। ATP की हम फुल फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड इस ATP को हम कॉमनली और क्या बुलाते हैं, इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि करेंसी होती है समथिंग विच कैन बी स्टोर्ड फॉर द टाइम जब उसकी ज़रूरत हो, है ना। इसलिए ATP को हम एनर्जी करेंसी बुलाते हैं, एंड hence it can be used whenever we require it, and it is produced by mitochondria. नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अनदर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली की तरफ, दैट इज द प्लास्टिड। तो देखिए प्लास्टिड के बारे में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट क्या ये दोनों एक ही बात है, क्या हर तरीके के प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ज़रा मैं पहले इसकी क्लासिफिकेशन बता दूं आपको कि प्लास्टिड जो होते हैं वो या तो कलर्ड हो सकते हैं, ठीक है, दे कुड बी कलरफुल और दे कुड बी कलरलेस। तो अगर वो कलरफुल है तो उनको हम बुलाते हैं क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोम का मतलब होता है कलर, एंड अगर वो कलरलेस हैं तो हम उनको बुलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। ओके, क्रोमोप्लास्ट का अब आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एक ऐसा प्लास्टिड विच
possess chlorophyll. ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट्स का एज सच आपको कोई नेम्स नहीं पढ़ने हैं, बट यू मस्ट नो कि इनका जो फंक्शन होता है वो, क्योंकि अब पिगमेंट तो है नहीं इनके पास में, सो दे आर मेंट फॉर स्टोरेज. ओके, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर सकते हैं, नहीं तो प्रोटीन्स, नहीं तो लिपिड्स. ओके, एंड क्रोमोप्लास्ट में अगर हम फंक्शन देखें क्लोरोप्लास्ट का ही, सो आपको ये तो क्लियर ही है, जहाँ क्लोरोफिल होता है वहाँ पर क्या प्रोसेस हो सकती है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस फूड. So this was about the classification of plastid. Now let's move to the structure. तो आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे, ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. ठीक है, हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे. Like mitochondria, this is also having an outer membrane and inner membrane. भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग्स नहीं है. ठीक है, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख रखा हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैनम, जिसको कि प्लूरल हम उसका क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट ग्रैना. और ये जो एक एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, ईच सैक, दैट इज कॉल्ड एज thylakoid. So this is the precise location where chlorophyll is present. Okay, apart from that, अब आप देख रहे होंगे there is a circular DNA also present and there is ribosome. So this was all about the structure of chloroplast. Okay, next now we move to endoplasmic reticulum. Actually जो reticulum term है वो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए. ओके, कोई भी तरीके का नेटवर्क या ब्रांचिंग्स प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज़ करते हैं वर्ड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की जो ऑर्गेनली है, इसके हम दो टाइप्स देखते हैं, दैट इज SER एंड RER. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट. यहाँ पर SER refers to smooth endoplasmic reticulum and R refers to rough hair. Now why they are called as smooth or rough? Actually इनके surface का difference आप डायग्राम में देख रहे होंगे. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर कि कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, बट कुछ सर्टेन रीजन्स है जहाँ पर कि राइबोसोम्स इनके सरफेस के ऊपर एम्बेडेड है. सो क्योंकि राइबोसोम्स की प्रेजेंस से वो जो सरफेस है वो रफ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम RER टर्म देते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन राइबोसोम्स प्रेजेंस दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. इनके फंक्शन में डिफरेंस आ जाता है. जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, सो RER का फंक्शन क्या हो गया, दैट दे सिंथेसाइज प्रोटीन. एंड SER का फंक्शन होता है दैट दे प्रोड्यूस लिपिड्स. ठीक है, सो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको SER और RER के केस में याद रखना है. एक डिफरेंस ये और अनदर डिफरेंस ये. टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो टाइप्स के फंक्शंस तो आपने पढ़ लिए. अब देखिए ओवरऑल, क्योंकि हमने देखा कि SER और RER मिलकर प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहे हैं, और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने वीडियो में कहा था कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स किसको बनाने में यूज होते हैं, मेम्ब्रेन को. तो सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिखेंगे, दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. It means the lipids and proteins produced by endoplasmic reticulum are used for production of cell membrane in the cell. Another function जो अब यहाँ पर हम देंगे, that is कि endoplasmic reticulum transportation भी कर सकता है substances का जो कि इसने खुद produce किए हैं within a cell and between nucleus and cytoplasm. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है बट थोड़ा सा लिमिटेड है अपनी रीचेबिलिटी में. एंड थर्ड एक और पॉइंट है कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम्स बैकबोन प्रेजेंट होती है, सो वर्टिब्रेट्स कैन डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ endoplasmic reticulum. So it's not a feature of invertebrates without a backbone organisms, but a feature of only the vertebrates. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. Now the Golgi apparatus. Golgi apparatus भी एक तरीके का नेटवर्क है. ठीक है, it's a collection of sac-like structures called cisternae. Okay,
सिस्टर्ने इज द ईच सैक, जो आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक एक सैक जो है वो सिस्टर्न कहलाता है। अब गोल्जी अपैरेटस की जो डिस्कवरी थी, इट वाज डन बाय कैमेलो गोल्जी। तो एक्चुअली गोल्जी अपैरेटस का नाम किस पर पड़ा है? इन साइंटिस्ट के नेम पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। देखिए, सबसे पहला फंक्शन तो अब हम बात करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन की लिमिटेशंस एंडोप्लाज्मिक के पास थी, वो सारी लिबर्टीज एक्चुअली किसके पास आई हैं? गोल्जी के पास में। इट कैन ट्रांसपोर्ट substances not only inside and outside also, inside and outside of cell. Another function is कि जो proteins and lipids एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने थे, this particular part, this particular organelle can modify, store and package the complex substances। और लास्ट पार्ट आ जाता है दैट इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम्स, जो कि हमारी है नेक्स्ट ऑर्गेनेल। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड देम। ओके, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दे जस्ट डाइजेस्ट इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनके दो फंक्शंस हम पढ़ेंगे, और दो फंक्शंस के हिसाब से दो कॉमन नेम्स भी हैं। एक तो दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, एंड उसी के साथ में दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। Now, why is it called so? Suicide bag, very interesting name. ये suicide bag क्यों कहलाता है? Because when a cell has to die, it can trigger its own death by causing the lysosomes to get ruptured, और अपने अंदर के एंजाइम्स ये जब बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, तो वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज के ऊपर जाकर उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। एंड जैसे जैसे डाइजेशन बढ़ती जाएगी आगे, तो यानी कि सेल्स की सारी ऑर्गेनेलीज खत्म होती चली जाएंगी और एक सेल डेड हो जाएगा। तो डेड होने के साथ में आप देखिए, उसने अपनी कोई भी रेमिनेंट्स नहीं छोड़े, अपनी कोई डेड बॉडी पीछे नहीं छोड़ी। एक सेल जब मर जाएगा तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी डाइजेस्ट अवे हो जाएगी। जो सामान यूज़ हो सकता होगा वो रीयूज़ हो जाएगा एक नया सेल बनाने में, एंड बाकी का हमारी बॉडी से वेस्ट के तौर पर बाहर निकल जाएगा। ओके, so suicide bags, I hope it is clear why is it called so. Now waste disposal system क्यों? क्योंकि हमारे एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर बनती और बिगड़ती रहती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर टाइम पर 2 है, अभी ज़रूरत है एक सेल को, तो जब उन माइटोकॉन्ड्रिया के इतने नंबर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, देन द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी रिड्यूस्ड इन नंबर। तो वो कैसे किया जाता है? बाय अलाउिंग द लाइजोसोम्स टू डाइजेस्ट ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे वो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज है वो मेंटेन हो सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनेली है वो किसी रीज़न से डेड हो गई है और वो अब काम नहीं कर रही है, तो वो डेड बॉडी को सेल कैरी नहीं करता रहेगा हमेशा के लिए, इट विल जस्ट सिंपली लेट इट डाइजेस्ट अवे। तो वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? गार्बेज को डंप कर देना, अपने घर से कूड़े को बाहर निकाल देना। तो सेल भी यही काम करता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, तो आगे बात करते हैं अब हम वैक्यूल्स के बारे में। ओके, वैक्यूल्स को हम कॉमनली स्टोरेज सैक्स भी बुलाते हैं। ये एक तरीके से स्टोर हाउस ऑफ सेल्स हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान एक सेल के पास में प्रेजेंट होगा वो उसको अपने वैक्यूल्स में स्टोर करेगा। सो व्हाट सब्सटेंसेस मे बी प्रेजेंट इनसाइड अ वैक्यूल? सी, इट कुड बी वाटर, it could be food, it could be waste. So any substance which is not just for a time being not supposed to be out of the cell, उसको एक सेल क्या करता है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, एंड प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, they are larger in size as compared to the animal cell. ओके, ये अभी हम आगे देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड द होल प्रिपरेशन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ वैक्यूल, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेल सैप। तो एक तरीके से देखिए, जैसे हमने सेल में साइटोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म था, मैट्रिक्स वॉज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही वैक्यूल में जो पूरा का पूरा एक फ्लूइड प्रिपरेशन प्रेजेंट है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेल सैप।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? एक स्टोरेज के अलावा देयर इज वन मोर फंक्शन दैट इट प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी आप याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे कि एक सेल ने वाटर को जब एब्जॉर्ब किया था तो वो टर्जिड हो गया था। तो यानी कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर उस सेल के अंदर गया है, उस प्लांट सेल के अंदर, तो वो एक्चुअली कहाँ पर एंटर किया था? इट वॉज स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूम. And similarly, let me make this clear, when a cell was getting plasmolized, when a plant cell was getting plasmolized, तब भी हमने क्या देखा था कि जो वो सेल साइज में रिडक्शन आया था वो मेजरली किसकी वजह से आया था? द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर वॉज लॉस्ट बाय वैक्यूल्स ओनली. तो हम कह सकते हैं कि जब एक प्लांट सेल वाटर को एब्जॉर्ब या गिव अवे करता है तो उसके वैक्यूल का साइज सबसे ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हो. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन द सेल्स. नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में. देखिए, प्लांट सेल्स के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स के अंदर इट इज एब्सेंट. Now, vacuoles are large and centrally located in case of plant cells, but animal cells के अंदर vacuoles या तो absent होंगे, नहीं तो वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं. And the reason for this is कि animals क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं रख सकते अपने cells को, इसीलिए वो usually substances को store करते ही नहीं हैं, और करते भी हैं तो बहुत ही कम amount में करते हैं. But plants usually do not get rid of their waste, they can store it inside their vacuoles. देन आते हैं हम प्लास्टिड्स पर, क्योंकि हम देखते हैं प्लास्टिड्स आर अ स्ट्रक्चर दैट आर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस एंड विच इज़ अ फीचर ऑफ प्लांट्स ओनली. सो प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स बट एनिमल सेल्स डोंट. देन कम्स टू साइटोप्लाज्म. आप देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड अमाउंट में होता है और ज़्यादातर कॉर्नर्स पर पुश हो रखा होता है, क्योंकि सेंटर में तो क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल प्रेजेंट है. एंड एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कॉन्टेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्लांट वंस. नाउ न्यूक्लियस, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि वैक्यूल्स क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस होता है जो प्लांट सेल का वो पेरीफेरी की तरफ पुश्ड होता है. इट मीन्स कॉर्नर्स पर पुश्ड होता है. एंड एनिमल्स के केस में इट इज़ प्रेजेंट सेंट्रली. तो विथ दिस अब हम आगे आते हैं द डायग्राम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. तो ये दोनों डायग्राम्स आप कैसे बना सकते हैं? देखिए, वैसे तो बुक के अंदर ये जो डायग्राम्स हैं आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट समटाइम्स फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में गिवन होते हैं. तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? देखिए, विद द रिक्वायर्ड लेबलिंग्स ओनली. एनिमल सेल के लिए एक तो आप स्लाइटली ओवल या फिर स्फेरिकल शेप ड्रॉ करेंगे. इसके अंदर की तरफ आप न्यूक्लियस बनाएंगे और न्यूक्लियस के अराउंड आप इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक कर्व्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पर अब हम राइबोसोम्स ड्रॉ करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सर्टेन प्लेसेस पर. इसी के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इनर मेम्ब्रेन आप फोल्डेड दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. एंड इसी के साथ में लाइजोसोम्स, आपको कभी भी ड्रॉ करते वक्त खैर अलग अलग कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है. और इसके अलावा वैक्यूल्स आप दिखा सकते हैं. गोल्जी अपैरेटस आप कैसे शो कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में शो कर सकते हैं. ओके और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर आप थोड़ा सा डिटेल्स ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. आप एक सेंटर में कुछ एक डार्क स्टेन दिखा सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट विल बी ऑल. ओके, सो आप देखिए क्या मेजर लेबलिंग्स हो गए. अब ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, दिस वी ड्रू एज वैक्यूल. ये हमारा हो गया गोल्जी apparatus. This was mitochondria. This is lysosome and this is nucleus. तो ये मेजर ऑर्गेनेलीज आपने मार्क कर दी. इसके अलावा अब आपको और अगर थोड़ा सा वो करना है तो आप इन ऑर्गेनेलीज के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स को मार्क कर सकते हैं. यहाँ पर राइबोसोम्स हो गए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने मार्क नहीं किया अभी, तो इसके लिए हम इधर की तरफ लिख सकते हैं. दैट विल बी एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। दीज आर इनफ लेबलिंग्स। अगर कभी भी आता है ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में एट द मोस्ट आ सकता है, तो उसके लिए इतनी लेबलिंग्स आपको इनफ होंगी। अब आते हैं प्लांट सेल्स के ऊपर। तो प्लांट सेल्स के अंदर आप क्या करेंगे, अंदर आप एक इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बना दें और बाहर की तरफ आप इस तरह से एक रिजिड सेल वॉल दिखाने के लिए इस तरीके की शेप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये एंड्स को ओपन क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जहाँ से कि ये प्लांट सेल बाकी के प्लांट सेल्स के साथ में कनेक्टेड है। अब एक प्लांट सेल के अंदर हमने क्या करना है, सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बनाना है जो कि मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा होगा। हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा अब साइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी के साथ में आप गोल्जी अपैरेटस बना सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्शन दिखा सकते हैं, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया वही सेम मैनर में ही बनाना है, अंदर की वॉल को फोल्डेड। और क्लोरोप्लास्ट आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के लिए आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। हमने स्टैक्स बनाए थे ना, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइजोसोम्स, तो दीज आर द मेजर ऑर्गेनेलीज। तो अब लेबलिंग करते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी दिखा सकते हैं, ओके। सो दिस विल बी अ सेल वॉल, दिस विल बी अ सेल मेम्ब्रेन, अंदर देयर इज साइटोप्लाज्म, ये तो कॉमन ही हो गए। अब इसके बाद में दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने पूरा नहीं लिखा है पर आप हमेशा पूरा लिखिएगा। देन गोल्जी अपैरेटस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वाज वैक्यूल, ये हमने लाइजोसोम मार्क कर दिया, और ये हमारा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टैकी नहीं होता है, आप जितने कम और जितने रिक्वायर्ड ऑर्गेनेलीज ड्रॉ करेंगे उतना ही आपका डायग्राम क्लियर रहेगा, ठीक है। सो बुक्स के अंदर थोड़ा सा उन्होंने कलरफुल और बहुत रियलाइज्ड दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर तो प्रॉपर सेक्शनल व्यू है, तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स इफ़ यू फाइंड दोज डायग्राम्स डिफ़िकल्ट, ओके। लास्ट में अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। हमने ये नहीं बात की कि आखिर इन सेल्स के बारे में पता कैसे चला। तो हिस्ट्री ऑफ सेल्स या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड अ सेल। और उन्होंने कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स इन bark of a tree, okay, and उन्होंने क्या पाया, he found that the cells were arranged in a beehive like structure and were empty from inside। तो उन्होंने कैसे देखे थे, ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस तरीके की अरेंजमेंट उन्हें दिखी। उन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं वो खाली हैं। बट अब तो हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके, सेल्स तो खाली नहीं थे। तो उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या एक्चुअली फॉल्ट आया, फॉल्ट उनकी ऑब्जर्वेशन में नहीं था, इट वाज जस्ट दैट कि जो मटेरियल उन्होंने चूज़ किया था ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके अंदर जो प्लांट सेल्स होते हैं वो डेड टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। सो ये हम जानते हैं अब दैट रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किए थे सेल्स, दे वर डेड सेल्स, ओके, बिकॉज दे वर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में बात करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। प्लीज़ माइंड द स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपने। ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, ओके, ही इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल। और उन्होंने क्या सैम्पल यूज़ किया था, ही ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉन्ड वाटर सैम्पल। तो वहाँ पर उनको बहुत सारे प्रोटोजोन्स मिले, जैसे कि अमीबा हैं, पैरामीशियम है, ठीक है, एल्गीज मिले, जिनको कि उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे से अलग अलग थे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में नहीं थे, और उसी के साथ साथ दे वर नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया दैट मे बी द सेल्स दैट वर डिस्कवर्ड अर्लियर दे वर डेड एंड दीज सेल्स आर द वंस विच आर मूविंग, दे मस्ट बी द लिविंग वंस, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में एक सेल के न्यूक्लियस को किन्होंने डिस्कवर किया था, इट वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन,
Okay, he discovered the presence of nucleus in a cell. Then another term from a cell was coined by Purkinje. Purkinje coined the term protoplasm. मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, ऑल द कंटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो बाउंड्री के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. पुरकिंजे यूज्ड दिस टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट अब हम इसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज सेल थ्योरी. यू विल सी दैट सेल थ्योरी के अंदर दो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं एंड ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं दे वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की, इट इज़ दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एंड ये जो पॉस्टुलेट है, ये जो स्टेटमेंट है, इट वॉज गिवन बाय a pair of scientists, that was Schleiden and Schwann. Okay, and second जो postulate है, second statement होता है that every cell arises from a pre-existing cell. This postulate was given by a scientist named Rudolf Virchow और वर्चो. अब इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर ही है, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि एक सेल से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं. सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. वर्चो जो है ही प्रपोज्ड कि एक सेल आता कहाँ से है. तो एक सेल आता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल के डिविजन से. ओके, सो डिवीजन का मतलब क्या है? जैसे आपने फिजन में पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, एक अमीबा जब रिप्रोड्यूस करना चाहता है, नए अमीबा बनाना चाहता है, तो वो अपने आप को डिवाइड कर देता है. तो एक सेल डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है. तो ऑन दिस नोट अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द सेल डिवीजन. आप देखिए, हम दो तरीके के सेल डिविजन्स पढ़ते हैं. एक होता है माइटोसिस और अनदर वन होता है मियोसिस, MEIOSIS. तो मैं पहले इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे देती हूँ. माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल है दैट विल सिंपली डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स. ओके, एंड इन दिस केस जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है. और क्रोमोसोम नंबर के लिए हम सपोज कीजिए अगर यहाँ पर कहते हैं, आपने पढ़ा है जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना. तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कह सकती हूँ कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए अगर हम n टर्म यूज़ कर रहे हैं, सो हर क्रोमोसोम की एक एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी, तो 2n. ठीक है, एंड यहाँ पर इसके लिए भी एज अ रिजल्ट, क्योंकि मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो 2n सेल विल रिजल्ट इनटू 2n ओनली. मायोसिस के केस में एक 2n सेल जब मियोसिस अंडरगो करता है तो सबसे पहले वो मियोसिस 1 कैरी आउट करता है, जिसमें कि वो दो सेल्स जो प्रोड्यूस करेगा वो NN होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. और फिर उसके बाद में होती है मायोसिस 2 एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, जो कि सारे के सारे क्या होंगे, हाफ ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते होंगे. सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. अब यहाँ पर आप देखिए, हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं. सो माइटोसिस के अंदर हम क्या देते हैं, दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ इक्वेशनल डिविजन. Why equational division? Because the cells that are produced are having same number of chromosome, but meiosis is called as a reductional division, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया. ओके, the daughter cells are identical to parent cell, but not in case of meiosis. The daughter cells are not identical. ठीक है, they differ from their parent cell, are not identical to parent cell. Next इसके बाद में 2 daughter cells are produced and here 4 daughter cells are produced. Okay, अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, कहाँ यूज़ होता है. सो माइटोसिस की प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन single celled organisms, and in multicellular organisms it is used for repairation. रिपेयर से हमारा मतलब क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई टिश्यू या ऑर्गन डैमेज होगा
तो उस केस में आप देखेंगे कि जो नए सेल्स बनेंगे उसको रिपेयर करने के लिए दे विल बी प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सेल्स हमें चाहिए। और यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है, दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सो जो मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, आपने अपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा है द स्पर्म्स एंड ओवम, एंड प्लांट्स के अंदर पॉलन्स एंड ओव्यूल्स, इनके फॉर्मेशन के लिए हम मियोसिस टर्म यूज होते हुए देखते हैं। ओके, so these are some common differences between the two types of division that a cell may undergo। और ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उस पर उसी के हिसाब से वो या तो आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करेगा या फिर वो गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस अंडरगो करेगा। ओके, so this was all for this video. Thank you so much for watching. I hope all the doubts from this chapter are clear for you. Keep coming to our channel for more useful content in future. Have a nice day.